हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल थ्रेशोल्ड ज्योग्राफी में, जहां कोशिश की जाएगी ज्योग्राफी से रिलेटेड आपके हर एक डाउट को क्लियर करने की। ज्योग्राफी को पढ़ेंगे लेकिन थोड़ा सा इजी वे में, ताकि आपके आने वाले एग्ज़ाम्स में ये हेल्पफुल हो सके। किसी भी तरह के एग्ज़ाम्स हों, जनरल स्टडीज़ हों, HP टेट हो, सी टेट हो, नेट सेट, फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स दिस चैनल विल बी हेल्पफुल फॉर यू। चलिए तो सीधा आते हैं अपने टॉपिक पे, और आज जो हम टॉपिक करने वाले हैं उसका नाम है सोलर सिस्टम। डेफिनेशन देख लेते हैं सबसे पहले। प्लैनेट्स, सैटेलाइट्स, एस्ट्रॉइड्स, मीटेरॉइड्स, कॉमेट्स विच आर मूविंग अराउंड द सन इज कॉल्ड सोलर सिस्टम। अर्थात ग्रह, उपग्रह, क्षुद्र ग्रह, उल्काएं, पुच्छल तारे और जितनी भी आपकी हेवनली बॉडीज़ हैं, जब वे सूर्य के इर्द गिर्द एक निश्चित पथ पर लगातार चक्कर लगाती हैं तो वो सब मिलके क्या बनाती हैं, एक सोलर सिस्टम का निर्माण करती हैं। अब क्वेश्चन ये आता है कि हु डिस्कवर द सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम तो है, लेकिन हमें इसके बारे में किसने बताया? तो निकोलस कॉपरनिकस जो थे, उन्होंने 1532 में हमें सबसे पहले सोलर सिस्टम से अवगत कराया था, और इनकी इस थ्योरी को उन्होंने 1543 में नाम दिया हीलियोसेंट्रिक थ्योरी। देखिए, हीलियोस का मतलब होता है सूर्य। तो इस थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या था कि इस थ्योरी को मानने वाले ये मानते थे कि जितने भी आपके आकाशीय पिंड हैं वो किसका चक्कर लगा रहे हैं, सूर्य के इर्द गिर्द चक्कर लगा रहे हैं। जबकि इससे पहले जो थ्योरी मानी जाती थी वो थी टॉलेमी की जियोसेंट्रिक थ्योरी। अब जियो और हीलियो में फ़र्क समझिए आप। हीलियो है सूर्य और जियो है धरती। तो जियोसेंट्रिक थ्योरी वाले ये मानते थे कि जितने भी आकाशीय पिंड हैं वो किसका चक्कर लगा रहे हैं, धरती का चक्कर लगा रहे हैं। उस टाइम पे हमें सूर्य की एग्जिस्टेंस का इतना ज़्यादा पता नहीं था, और ये तो बिल्कुल ही नहीं पता था कि जो आपकी जितने भी हेवनली बॉडीज़ हैं वो सूर्य के इर्द गिर्द चक्कर लगा रहे हैं। ठीक है, 1543 से पहले जियोसेंट्रिक थ्योरी थी, जिसमें अर्थ जो थी वो सोलर सिस्टम का सेंटर माना जाता था, और उसके बाद 1543 के बाद हीलियोसेंट्रिक थ्योरी को माना गया, जिसमें सोलर सिस्टम का सेंटर सूर्य को माना गया। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। Now we will discuss the components of the solar system, जिसके अंदर हम पढ़ेंगे सन, planets, dwarf planet, satellites, asteroid, comets and Kuiper belt के बारे में। सन यानी सूर्य, planet यानी ग्रह, dwarf planet वामन ग्रह, सैटेलाइट उपग्रह, एस्ट्रॉइड का मतलब होता है क्षुद्र ग्रह, कॉमेट यानी धूमकेतु, और क्यूपियर बेल्ट जो है वो आउटर सोलर सिस्टम के पास एक बेल्ट पाई जाती है, जिसके बारे में हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले अपने सन के बारे में। सन जो है वो एनर्जी का सबसे बड़ा सोर्स है अर्थ के लिए, इवन एंटायर सोलर सिस्टम के लिए। ये सोलर सिस्टम की सबसे बड़ी मतलब लार्जेस्ट हेवनली बॉडी है, जो ऊर्जा का हमारे लिए क्या है, एक मुख्य स्रोत है। सन की एज है 7 बिलियन ईयर्स, और डायमीटर है इसका यानी व्यास है इसका 1.3 मिलियन किलोमीटर्स। टेम्परेचर ऑफ द सन इज़ अबाउट 6000 डिग्री सेल्सियस, यानी इसका जो आउटर कोर हम आउटर एरिया जो हमें दिखता है, आउटर पार्ट, उसका टेम्परेचर है 6000 डिग्री सेल्सियस, जबकि इसके कोर का जो इसका आंतरिक भाग है वहाँ पे टेम्परेचर पाया जाता है 16 मिलियन डिग्री सेल्सियस के बराबर। तो आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अंदर से सूर्य जो है वो कितना गर्म है। देखिए, यहाँ पे एक चीज़ है, जो सूर्य है वो मेनली बना है हाइड्रोजन और हीलियम गैसेस से। ठीक है, तो ये एक प्रक्रिया होती है नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया। एग्जाम्स वगैरह में डायरेक्ट ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि सूर्य की जो एनर्जी है वो किस प्रक्रिया द्वारा बनती है। ठीक है, तो वो है आपका न्यूक्लियर फ्यूजन यानी नाभिकीय संलयन, जिसमें हाइड्रोजन जो है वो टूट टूट के हीलियम में कन्वर्ट होती रहती है, और यही चीज़ जो है सूर्य को ऊर्जा का इतना बड़ा स्रोत बना देती है। ठीक है, नाभिकीय संलयन प्रक्रिया। इसके अलावा यहाँ पे एक कंसेप्ट आएगा पेरिहीलियन और एपिहीलियन का। पेरिहीलियन जो है वो सूर्य और पृथ्वी के बिल्कुल पास की स्थिति है। पी से आप याद रखेंगे पास की स्थिति। पेरिहीलियन जो है वो स्थिति है जब पृथ्वी जैसे सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, तो पेरिहीलियन वो कंडीशन है जब सूर्य और पृथ्वी के बीच का डिस्टेंस बहुत कम रह जाता है। कितना कम रहता है? ये है लगभग 147 मिलियन किलोमीटर। ठीक है, और इसके विपरीत एपिहीलियन,
एपिहीलियन जो है ये है दूर की स्थिति। जब पृथ्वी और सूर्य के बीच का डिस्टेंस जो है वो ज़्यादा होता है, कितना, 152 मिलियन किलोमीटर्स के बराबर, तब स्थिति को एपिहीलियन कहा जाता है। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा पेरिहीलियन एंड एपिहीलियन। नेक्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट प्लैनेट्स। In our solar system, there are 8 planets, namely Mercury, Venus, Earth, Mars, Jupiter, Saturn, Uranus and Neptune. आपको पुरानी बुक्स में प्लूटो का नाम भी मिलेगा, लेकिन प्लूटो को जो है अब ड्वार्फ प्लैनेट की कैटेगरी में डाल दिया गया है। ऐसा क्यों हुआ है? देखिए 2006 में इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन जो है उसके द्वारा प्लूटो को जो था वो वामन तारा घोषित कर दिया गया था, क्योंकि किसी भी प्लैनेट के एक प्लैनेट होने के लिए उसे कुछ शर्तों को पूरा करना ज़रूरी होता है। और रिसर्च के दौरान ये पाया गया कि प्लूटो जो है एक प्लैनेट की जो हमने पैरामीटर्स डिसाइड किए हैं उन पैरामीटर्स पे प्लूटो कहीं ना कहीं खरा नहीं उतर रहा है, इसीलिए उसको एक फुल फ्लैश्ड प्लैनेट की कैटेगरी से निकाल के एक ड्वार्फ प्लैनेट की कैटेगरी में डाल दिया गया है। ठीक है, मर्क्यूरी यानी बुध, वीनस यानी शुक्र, अर्थ पृथ्वी, मार्स मंगल, जुपिटर बृहस्पति, सैटर्न शनि, यूरेनस अरुण और नेपच्यून यानी वरुण। इन 8 ग्रहों को हमने ब्रॉडली डिवाइड किया है 2 कैटेगरीज में। टेरेस्ट्रियल प्लैनेट, जिन्हें इनर प्लैनेट भी कहा जाता है क्योंकि ये सोलर सिस्टम की श्रृंखला में सूरज के बिल्कुल पास के हैं और इस श्रृंखला में अंदर की तरफ पड़ते हैं। टेरेस्ट्रियल प्लैनेट, जिन्हें अर्थ लाइक प्लैनेट भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इनकी संरचना पृथ्वी की संरचना के जैसी ही मिलती जुलती है और ये अधिकतर किस पार्ट से बने हैं? आपके रॉक मटेरियल से बने हुए हैं। दूसरा हमारे पास आता है गैसियस प्लैनेट। नाम से ही पता चलता है कि इनकी संरचना में गैसियस कंटेंट जो है वो ज़्यादा है। इन्हें सोलर सिस्टम के आउटर प्लैनेट की कैटेगरी में रखा जाता है। जितने भी आपके बड़े बड़े ग्रह हैं, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून, ये आउटर प्लैनेट्स जो हैं इन्हें हम गैसेस कैटेगरी में ही रखते हैं, जबकि मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ एंड मार्स इन्हें पढ़ा जाता है टेरेस्ट्रियल के प्लैनेट की कैटेगरी में। एक एक करके जानते हैं इन ग्रहों के बारे में। सबसे पहले है हमारे पास मर्क्यूरी यानी बुध ग्रह। सोलर सिस्टम का सबसे छोटा और क्लोजेस्ट टू द सन, सूर्य के सबसे नज़दीक का ग्रह है ये। यह इसके सैटेलाइट्स की संख्या, उपग्रहों की संख्या 0 है और एटमॉस्फेयर यहाँ पे बिल्कुल ही एब्सेंट है। ठीक है, टेम्परेचर जो है वो बहुत ज़्यादा हाई रहता है और अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर नील। कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन और हीलियम तथा ऑक्सीजन जैसी गैसों से इस ग्रह का निर्माण हुआ है। बात करें रोटेशन और रेवोल्यूशन पीरियड की, तो इसका रेवोल्यूशनरी पीरियड है 88 डेज, यानी ये सूर्य के इर्द गिर्द चक्कर लगाने के लिए 88 दिनों का समय लेता है। जबकि रोटेशन यानी इसका अपने अक्ष पे जो घूर्णन काल है वो है आपका 58.6 डेज, यानी 58 डेज एंड 6 आवर्स का टाइम ये अपने इर्द गिर्द चक्कर लगाने के लिए लेता है। ठीक है, तो इसका रोटेशन एंड रेवोल्यूशनरी टाइम ऑलमोस्ट जो है वो करीबन एक साल। चलिए बात करते हैं वीनस यानी शुक्र ग्रह की। नियरेस्ट प्लैनेट टू द अर्थ एंड ब्राइटेस्ट स्टार। इसे सबसे चमकीले तारे की संज्ञा भी दी गई है और पृथ्वी के सबसे नज़दीक का ग्रह भी शुक्र ग्रह को ही माना गया है। लेकिन सूर्य से सीक्वेंस में देखा जाए तो ये सेकेंड फारेस्ट फ्रॉम द सन है। इसे इवनिंग स्टार या मॉर्निंग स्टार भी कहा जाता है। भोर का तारा या सांझ का तारा भी वीनस को ही कहा जाता है। आप नॉर्मली भी अगर कभी ऑब्जर्व करें तो आसमान में सबसे पहले निकलने वाला जो चमकीला तारा होगा और सबसे ब्राइटेस्ट होगा वो एक्चुअल में हमारा वीनस प्लैनेट होता है। ठीक है, इसे संज्ञा दी गई है मॉर्निंग और इवनिंग स्टार की। इसे सिस्टर प्लैनेट ऑफ द अर्थ भी कहा जाता है और पृथ्वी के सबसे नज़दीक का ग्रह भी माना जाता है। देखिए एग्जाम में इसी तरह के क्वेश्चन आते हैं कि पृथ्वी के सबसे नज़दीक का तारा कौन सा है, पृथ्वी के सबसे नज़दीक का ग्रह कौन सा है। तो सबसे नज़दीक का तारा हमारा बनता है सन और सबसे नज़दीक का ग्रह बनता है वीनस। चलिए बात कीजिए इसके अगर रोटेशन और रेवोल्यूशन टाइम की। रोटेशन है इसका 225 डेज और रोटेशन का मतलब होता है ग्रह का अपने ही अक्ष पे चक्कर लगाना, अपनी ही धुरी पे चक्कर लगाना। और वीनस का जो आपका रोटेशन है वो 225 डेज का है और ये अपनी
धुरी पे ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन में चक्कर लगाता है, जबकि बाकी सभी ग्रह जो हैं वो किस डायरेक्शन में चक्कर लगाते हैं, वो लगाते हैं वेस्ट टू ईस्ट। अर्थ भी कैसे घूमती है, वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन में, लेकिन वीनस घूमता है ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन में। ठीक है, बात करेंगे रेवोल्यूशन पीरियड की, यानी सूर्य के इर्द गिर्द चक्कर लगाने के लिए ये टाइम लेता है 257 डेज का। अगर बात की जाए सैटेलाइट्स की, तो शुक्र ग्रह का एक भी सैटेलाइट नहीं है और ये सबसे चमकीला ग्रह है, साथ ही साथ सबसे ज़्यादा गर्म ग्रह है हमारे सोलर सिस्टम का। अब बात क्वेश्चन ये है कि मर्क्यूरी जो है वो तो सूरज के ज़्यादा पास है, तो फिर वो हॉटेस्ट प्लैनेट ऑफ द अर्थ क्यों नहीं माना जाता? क्योंकि मर्क्यूरी में जो है वो मैक्सिमम आपका रॉकी प्लैनेट है। ठीक है, और वीनस जो है वहाँ पर पाई जाने वाली गैसेस की मात्रा पे डिपेंड करता है कि कोई ग्रह कितना गर्म होगा। सो वीनस इज़ द हॉटेस्ट स्टार ऑफ द सोलर सिस्टम with a temperature of 462 डिग्री सेल्सियस। मर्क्यूरी और वीनस के बाद बात करते हैं प्लैनेट अर्थ के बारे में। अर्थ इज़ ऑल्सो नोन एज गोल्डिलॉक्स जोन। गोल्डिलॉक्स जोन पूरे सोलर सिस्टम का एक ऐसा एरिया होता है जहाँ पर जीवन की संभावना हो। ठीक है, तो अगर हम बात करें तो पृथ्वी ही एकमात्र ऐसा ग्रह है जहाँ पर जीवन संभव हो पाया है, इसीलिए इसे क्या कहा जाएगा, गोल्डिलॉक्स जोन ऑफ द सोलर सिस्टम। Third farthest planet from the sun and the fifth largest planet of the solar system is called Earth. ब्लू प्लैनेट की संज्ञा भी इसे दी जाती है और यही एक ऐसा प्लैनेट है जहाँ पर लाइफ पॉसिबल हो सकी है। डिस्टेंस की बात करें तो सूर्य से ये ऑल एन एवरेज, हमने पेरिहेलियन एपिहेलियन की बात की थी ना, 147 जो है आपका और 152 ये पेरिहेलियन और एपिहेलियन है, जबकि पृथ्वी का एक एवरेज डिस्टेंस अगर हम देखें तो वो 150 मिलियन किलोमीटर्स के बराबर है। बात करते हैं रोटेशन एंड रेवोल्यूशन ऑफ द अर्थ के बारे में। रोटेशन यानी पृथ्वी अपनी धुरी पर अपने अक्ष पर चक्कर लगाने के लिए समय लेती है 23.56 आवर्स का, 23 घंटे 56 मिनट का ये समय लेती है और लगभग 1610 किलोमीटर पर आवर की सेकेंड से ये मूव करती है अपने अक्ष पे। रोटेशन, इसी रोटेशन की वजह से अर्थ पे दिन और रात बनते हैं। इसके बाद है रेवोल्यूशन। रेवोल्यूशन यानी सूर्य के इर्द गिर्द चक्कर लगाना, इसके लिए अर्थ समय लेती है 365 डेज का, जो हमारा 1 कैलेंडर ईयर कहलाता है। ठीक है, रोटेशन और रेवोल्यूशन ये दो अलग चीज़ें। बात करें अर्थ के सैटेलाइट की, तो अर्थ का एक ही प्राकृतिक उपग्रह है जो चंद्रमा माना जाता है, यानी मून। मून की उत्पत्ति के बारे में एक हमारे पास बिग स्प्लैट हाइपोथेसिस है, जिसके अकॉर्डिंग 4.5 बिलियन ईयर्स अगो क्या हुआ था कि एक मंगल ग्रह के जितना कोई बहुत बड़ा बोल्टर या बहुत बड़ा उल्का पिंड जो था वो पृथ्वी के साथ टकरा गया था, और इस चक्कर में क्या हुआ कि पृथ्वी का एक छोटा सा टुकड़ा कट के जो था वो पृथ्वी से अलग हो गया और वो अर्थ की ग्रेविटेशनल पुल के कारण उसके साथ बंध गया और उसी के इर्द गिर्द चक्कर लगाने लग पड़ा। तो इस तरह से जन्म हुआ किसका, मून का। ठीक है, बात करें मून के रोटेशन और रेवोल्यूशन की, तो ये ऑलमोस्ट बराबर का बैठता है। ऑल एन एवरेज ये 27.5 डेज़ का रोटेशन और रेवोल्यूशन पीरियड दोनों ही बराबर बराबर बैठते हैं, और इसी को टाइडल लॉकिंग कहा जाता है। टाइडल लॉकिंग इज़ अ सिचुएशन वेयर मतलब किसी सेलेशियल बॉडी की रोटेशन और रेवोल्यूशन जब बराबर टाइम पीरियड की बैठती है तो उसे टाइडल लॉकिंग कहा जाता है, और इसी की वजह से हमें अर्थ से मून का हमेशा एक ही पार्ट देखने को मिलता है। ठीक है, क्योंकि जब तक दोबारा 24 घंटे के बाद वो होता है तो तब तक मून का वो सेम पार्ट जो है अर्थ की तरफ वो फेस करता है। इसी को क्या कहते हैं, टाइडल लॉकिंग कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं मंगल ग्रह यानी मार्स के बारे में। इसे रेड प्लैनेट कहा जाता है और इसका ये लाल रंग जो है ये आयरन कंटेंट की वजह से है। मैक्सिमम इसमें कौन सा कंटेंट पाया जाता है, आयरन कंटेंट। ठीक है, डिस्टेंस है इसका 227 मिलियन किलोमीटर्स, और रोटेशन यानी अपने अक्ष पे ये 24 घंटे के अराउंड जो है वो एक चक्कर पूरा करता है, जबकि सूर्य के इर्द गिर्द चक्कर लगाने के लिए ये 687 डेज़ का टाइम लेता है। मार्स के दो मेन उपग्रह हैं
जिनमें से फोबोस और डिमोस इनके नाम हैं। ठीक है, एग्जिस्टेंस ऑफ द विंड जो है वो मंगल में पाई जाती है, हवाओं का चलना, और कहीं ना कहीं यहाँ पे भी उस गॉल्डिलॉक्स जोन को ढूंढने की कोशिशें जो है वो साइंटिस्ट के द्वारा की जा रही हैं। ठीक है, सबसे इम्पॉर्टेंट जो मैक्सिमम क्वेश्चन आपका एग्ज़ाम में कई बार पूछ लिया जाता है वो है आपका कि ओलंपस माउंटेन जो है आपका वो कहाँ पाया जाता है। तो वो अर्थ पे नहीं है, वो कहाँ है आपका मंगल ग्रह पे, ओलंपस माउंटेन। मंगल ग्रह में 2014 सितंबर 24 सितंबर 2014 में मार्स ऑर्बिटल मिशन मोम जिसे कहा जाता है उसे भी मंगल ग्रह में नई नई खोजों के लिए जो है वो भेजा गया है। और ये बेसिकली नवंबर 2013 के आसपास जो था इसे अर्थ से प्रक्षेपित किया गया था, जो 24 सितंबर 2014 को मंगल पे लाइफ की पॉसिबिलिटीज़ ढूंढने के लिए कार्यरत हो गया था। एंड नेक्स्ट वी विल टॉक अबाउट प्लैनेट जुपिटर। सूर्य से सीक्वेंस के हिसाब से देखा जाए तो 5th नंबर पे आता है प्लैनेट जुपिटर, और सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा ग्रह है। मैक्सिमम इसमें हाइड्रोजन, हीलियम, मीथेन और अमोनिया जैसी गैसों से इसका एटमॉस्फेयर बना हुआ है। टोटल सैटेलाइट कितनी है इसकी? 79 नंबर ऑफ सैटेलाइट्स आर देयर। इन 79 सैटेलाइट्स में से गैनीमेड और यूरोपा ये जुपिटर के दो महत्वपूर्ण उपग्रह हैं। कई बार देखिए एग्जाम में पूछ लिया जाएगा फोबोस और डिमोस किसके उपग्रह हैं, तो ये हैं मंगल के, जबकि गैनीमेड और यूरोपा किसके हैं? जुपिटर के। ठीक है, ये एक गैसियस प्लैनेट है, हल्का है। बात करें रोटेशन पीरियड की तो ये अपने अक्ष पे लगभग 9.5 घंटे में रोटेशन एक पूरा का पूरा कंप्लीट कर लेता है। ठीक है, फास्टेस्ट रोटेशन ऑफ द सोलर सिस्टम किसका है? जुपिटर का है। बात करें रिवोल्यूशन की तो वो है आपका 12 ईयर्स, 12 साल। जहाँ देखिए एक चक्कर ये अपने इर्द गिर्द 9.5 घंटे में पूरा करता है, तो सूर्य के इर्द गिर्द पूरा चक्कर लगाने में ये 12.5 वर्ष का समय लगभग आपका ये लेता है। नेक्स्ट वी विल टॉक अबाउट प्लैनेट सैटर्न, सेकंड लार्जेस्ट इन द सोलर सिस्टम। सबसे बड़ा कौन सा है? सबसे बड़ा है जुपिटर, और दूसरे नंबर पर सबसे बड़ा प्लैनेट हमारे पास कौन सा है? सैटर्न यानी शनि ग्रह है। सेकंड लार्जेस्ट है सोलर सिस्टम में, और एकमात्र ये सोलर सिस्टम का ऐसा ग्रह है जिसके इर्द गिर्द वलय पाए जाते हैं यानी रिंग पाए जाते हैं, इसीलिए इसे रिंग प्लैनेट भी कहा जाता है। कलर इसका येलो है। और बात करें रोटेशन की तो रोटेशन इसका लगभग 10.3 यानी 10 घंटे 3 मिनट के अराउंड जो है इसका रोटेशन रहता है, और रिवोल्यूशन है 29 ईयर्स। मतलब ये कितना धीरे सूर्य के इर्द गिर्द चक्कर लगाता है, लगभग 29 साल में ये सूर्य के गिर्द एक चक्कर पूरा करता है, जबकि पृथ्वी कितना करती है? 365 डेज में, और ये 29 ईयर्स में। ठीक है, ये डिफरेंस देखिए आप कितना है। और दूसरा है इसके बाद सैटेलाइट की बात करें तो सैटर्न के 62 सैटेलाइट्स हैं, जिनमें टाइटन एक बहुत ही प्रमुख इसका सैटेलाइट माना जाता है, सबसे बड़ा है और सबसे प्रमुख है। एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत बार ये पूछ लिया जाता है। चलिए थोड़ा जल्दी जल्दी टॉपिक को कवर करेंगे। एंड नेक्स्ट वी हैव प्लैनेट यूरेनस। यूरेनस जो है वो पृथ्वी से सूर्य से दूरी के अनुसार 7वें नंबर पर आता है, और इसकी खोज जो थी वो 13 मार्च 1781 13 मार्च 1781 में विलियम हर्शेल के द्वारा की गई थी। इसे ग्रीन प्लैनेट की संज्ञा भी दी जाती है, और इसके सैटेलाइट्स की संख्या टोटल है 27। कितने उपग्रह हैं? 27 उपग्रह हैं, जिसमें से टाइटेनिया, ओबेरॉन, मिरांडा और एरियल इनके नाम कुछ प्रमुख हैं। ठीक है, और यूरेनस एकमात्र ऐसा ग्रह है जिसके उपग्रहों के नाम जो हैं वो विलियम शेक्सपियर की किताबों के या विलियम शेक्सपियर के जो नाटक हैं उनके किरदारों के आधार पे रखे गए हैं। एरियल, मिरांडा वगैरह ये उसके बेसिस पे रखे गए हैं, तो ये क्वेश्चन भी कई बार पूछ सकते हैं। बात करें यूरेनस के रोटेशन पीरियड की तो ये है आपका लगभग 10.5 घंटे 10.8। ठीक है, 10.5 घंटे का इसका रोटेशन है, और रिवोल्यूशन है इसका 84 ईयर्स का। मतलब अब देखिए जैसे जैसे ग्रहों की दूरी बढ़ती जा रही है, रिवोल्यूशन सूर्य के इर्द गिर्द का टाइम क्या है वो बढ़ता जा रहा है। 84 वर्षों में यूरेनस सूर्य का एक चक्कर लगाता है। ठीक है, नेक्स्ट वी विल टॉक अबाउट प्लैनेट नेपच्यून। नेपच्यून और यूरेनस को जुड़वा तारों की संज्ञा भी दी जाती है, ट्विंस प्लैनेट इन्हें कहा जाता है। नेपच्यून की खोज 1846 में जॉन सी एडम के द्वारा और
ले वेरियर के द्वारा की गई थी। इसके टोटल सैटेलाइट्स की संख्या 14 है, जिसमें से ट्राइटन और नेरेड इसके प्रमुख सैटेलाइट हैं। ठीक है, टाइटन और ट्राइटन में आपने कंफ्यूज नहीं होना है। नेक्स्ट रेवोल्यूशन की बात करें तो इसका रेवोल्यूशन है 165 ईयर्स, 165 सालों का टाइम लेता है ये सूर्य के इर्द गिर्द चक्कर लगाने में। जबकि रोटेशन की बात की जाए तो लगभग 16 घंटे का इसका एक रोटेशन कवर हो जाता है। चलिए, ये तो हुआ प्लैनेट्स के बारे में। अब थोड़ा थोड़ा करके हम बाकी हेवनली बॉडीज़ के बारे में भी जान लेते हैं। एक बात करते हैं एस्ट्रॉइड्स के बारे में। Millions of the objects, remnants of the planetary formation, circle the sun in the zone lying between Mars and Jupiter. यानी ऐसे असंख्य ऑब्जेक्ट जो किसी कारणवश ग्रहों का रूप नहीं ले पाए और सूर्य के इर्द गिर्द मंगल और बृहस्पति के बीच, किसके बीच? मंगल और बृहस्पति ग्रहों के बीच एक मेखला के रूप में चक्कर लगाने लगे। इन्हें क्या कहा गया? एस्ट्रॉयड या शूद्र ग्रह। देखिए, शूद्र होता है छोटा, ठीक है, तो शूद्र ग्रह मतलब कि जो ग्रहों से थोड़ा छोटे हैं, जो किसी वजह से ग्रह नहीं बन पाए, वो उन्हें किन कैटेगरी में रख दिया गया? शूद्र ग्रह की कैटेगरी में रख दिया गया। आप पिक्चर्स में देख सकते हैं, जो सैटर्न और जो जुपिटर और मार्स के बीच आपको ये हॉरिजॉन्टल सी लाइन दिख रही है, छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं, इन्हें क्या कहा गया? शूद्र ग्रह का नाम दिया गया। ये भी क्या है? हेवनली बॉडीज़ हैं जो सूर्य के अराउंड चक्कर लगाती हैं, लेकिन इन्हें प्रॉपर ग्रह नहीं कहा जा सकता। एंड लास्ट वी हैव जर्नी ऑफ अ मीटियोर। देखिए, आप इस चैप्टर में बहुत सारी टर्म्स, कभी आप किसी बुक में देखें तो आपको बड़ी सारी टर्म्स मिलेंगी, जैसे मीटियोर, मीटियोरॉइड, मीटियोर और मीटियोराइट। इन तीनों में डिफरेंस क्या है? तो एक बेसिक डिफरेंस की हम अगर बात करें तो वो खगोलीय पिंड जो एस्ट्रॉइड बेल्ट से अलग हो चुके हैं लेकिन अंतरिक्ष में इधर उधर विचरण कर रहे हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? मीटियोरॉइड कहा जाता है। ठीक है, जब तक वो अंतरिक्ष में है। लेकिन जब वो मीटियोरॉइड अर्थ की या किसी और प्लैनेट की ग्रेविटी की वजह से खींचा चला आता है और अर्थ के एनवायरनमेंट में मान लो वो एंटर कर गया, तो अब उस बोल्डर में अलग अलग तरह के एलिमेंट्स होंगे, गैसेस भी होंगी हो सकता है, तो वो इतनी फास्ट फोर्स की वजह से आएगा तो एनवायरनमेंट में एंटर होते ही उसमें क्या होगा? फ्रिक्शन होगा, और जब वो फ्रिक्शन की वजह से जलने लगता है, चमकने लगता है, तब हम उस मीटियोरॉइड को मीटियोर का नाम दे देते हैं। इसे दूसरे शब्दों में शूटिंग स्टार भी कहा जाता है। ठीक है, लास्ट है हमारे पास मीटियोरॉइड। और जब वो शूटिंग स्टार जल के ख़त्म हो गया, नष्ट हो गया शूटिंग स्टार, तब तो ठीक है, लेकिन जब वो सरवाइव कर जाता है और अर्थ पे छोटे छोटे टुकड़ों के रूप में, अवशेषों के रूप में धरती पर हमारी धरती पर पहुंच जाता है, जिसको हम बाद में साइंटिफिकली स्टडी भी कर सकते हैं, तो उसे क्या कहा जाता है? मीटियोराइट कहा जाता है। ठीक है, मीटियोरॉइड हुआ जो अंतरिक्ष में है लेकिन अर्थ की ग्रेविटी में बिल्कुल नहीं आया है। मीटियोर जो ग्रेविटी में आ गया है और शूटिंग स्टार है, और मीटियोराइट जो अर्थ में एंटर भी किया, सरवाइव भी किया, और आज या हम लोग उसको क्या है? साइंटिफिकली स्टडी करने के लिए यूज़ भी कर सकते हैं, वो है आपका मीटियोराइट।